नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो शहर और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात विधानसभा के बजट सत्र की। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। इस कारण राज्यपाल कल्याण सिंह अपना अभिभाषण पूरा भी नहीं पढ़ पाए। राज्यपाल सिंह ने जैसे ही विधानसभा में अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों के कर्ज की माफी और प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। बेनीवाल ने सदन की वेल में आ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया था। उनके साथ कांग्रेस विधायकों ने भी खड़े होकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, जिससे राज्यपाल के अभिभाषण में के बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर भी खड़े हुए और विपक्षी विधायकों पर आरोप लगाया कि वे राज्यपाल का अभिभाषण सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस पर राज्यपाल ने अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा और इसे सदन की मेज पर रख दिया। इस पर अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया था। वहीं पर अभिभाषण खत्म कर राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा से प्रस्थान कर गए। बाद में 11:15 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और दिवंगत सदस्यों के प्रति शोकाभिव्यक्ति प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधायक दल के माननीय सदस्य राजस्थान में जो विकास के आयाम मुख्यमंत्री जी की सुधार में चलने वाली सरकार ने किए हैं, उनको सदन के माध्यम से जनता और आम आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, तर्कों के आधार पर हम प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, परंतु छोटा प्रतिपक्ष हल्ला ब्रिगेड के रूप में तब्दील हो गया है। सदन की गरिमा को हमेशा तार तार करने का काम इन्होंने किया है। लेकिन दो बात कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, मैं वो इतनी प्रतिक्रिया का जवाब दे रहा हूँ कि हम लोग जीएसटी और नोटबंदी के कारण नहीं हारे और हम ब्यूरोक्रेसी के कारण भी नहीं हारे। किस कारण से हारे और क्या स्थिति रही, इसके बारे में पूरा शोध करने के बाद, पूरा विचार करने के बाद फिर मैं लंबी बाइट लूँगा। हार के कारण तो सारे राजस्थान की जनता को पता है। 4 साल की सरकार की विफलता हार का कारण है। जनता पार्टी के लिए तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि नैनो कार के अंदर आएंगे, अगली बार 4 जीतेंगे इनके। लेकिन कांग्रेस को भी खुश होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता उब गई, वो नया विकल्प चाहती है। 3 नहीं 17 विधानसभा सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को क्लीन स्वीप करके दिया है और बजट में इसका असर निश्चित रूप से दिखेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात कहूँगा, ये 3 उपचुनाव में जो हार हुई है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब 4 साल में इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने का, कानून की व्यवस्था का, आप देखिए किसानों की कर्ज माफी का, इतने दिव्य सपने दिखाए थे, एक पे भी खरी नहीं उतरी। राजस्थान का बजट 12 फरवरी को पेश होगा। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति यानी बीएससी की आज हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। इस बैठक में 12 फरवरी तक विधानसभा का कामकाज तय हुआ। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की ये बैठक सदन के अध्यक्ष के चैम्बर में हुई थी, जहां पर बजट सत्र के कामकाज पर चर्चा के बाद बजट की तिथि तय की गई थी। समिति की इस बैठक के बाद मिली जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। 9 फरवरी शाम 5 बजे सीएम राज्य अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगी। प्रदेश उपचुनाव में विजयी कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान अलवर सांसद करण सिंह यादव, अजमेर सांसद रघु शर्मा और मांडलगढ़ विधायक विवेक धाकड़ मौजूद रहे। इन सभी को राहुल गांधी ने जीत की बधाई दी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर नूरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी, मोहन प्रकाश और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई थी। राजस्थान के जो उपचुनाव हुए हैं वो कई मायने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 8 महीने बाद होंगे और राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद जिस ऊर्जा से, जिस आक्रामक रवैये से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो सिर्फ भाजपा का रिजेक्शन तो है ही है उत्तर राजस्थान के अंदर, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद और सानिध्य है वो कांग्रेस को मिल रहा है। इस उपचुनावों में मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी और एक भ्रम फैला हुआ था कि बीजेपी एक ऐसी चुनाव जीतने की मशीन है जिसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। उस धारणा को हमेशा के लिए जनता ने, कांग्रेस ने समाप्त किया है। राजस्थान के उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको अब दुगनी ताकत से, दुगनी विनम्रता से जनता के बीच जाके काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी
बहुत खुश हैं और सारे नेताओं ने एकजुट होकर उनको ये विश्वास दिलाया है कि राजस्थान में कांग्रेस का कमबैक है। इसी साल चुनाव है विधानसभा के, हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे और 2019 में 25 की 25 लोकसभा सीट कांग्रेस से हम जीत के लाएंगे। अध्यक्ष और सोनिया जी इस जीत पे बहुत खुश थी, उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है और हमसे ये कहा कि इस जीत को बहुत विनम्रता से लीजिए, किसी तरह के अहंकार और अति उत्साह में जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो असली मकसद जो है 2018-2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का है, उस उद्देश्य के लिए बहुत सीरियसली पहले दिन से ही काम करने लग जाइए, ये उनका संदेश है। राजस्थान उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चिंताजनक है, ये कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हार पर शीर्ष नेतृत्व चिंतित है और इस पर विचार करने की भी जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार ने बीजेपी को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री राज्य समेत प्रदेश संगठन हार के कारणों को सामने लाने में लगा है। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उपचुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस हार पर विचार करने की जरूरत है। चिंता का विषय हम लोगों के लिए, और मेरी आज ही वहाँ की मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मैंने उनसे कहा, वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इसके पूरे कारण है। कुछ स्थानीय कारण भी थे, इमोशनल, और अगर वहाँ किसी सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वहाँ की पार्टी इसकी चिंता कर रही है। प्रदेश के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी ये मान रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहेगा, कड़ी मेहनत के साथ जनता के बीच जाना होगा। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में जनादेश है, वो सिर माथे पर है, उसकी समीक्षा हो रही है और उसमें जो जो कमियां खामियां आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी केंद्रीय मंत्री जेटली के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बीजेपी के लिए हालात वाकई चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है। सही बात कही, कोई गलत बात नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे चिंताजनक समय जो है आना शुरू हो गया है। इसमें चिंता करने से नहीं होगा, इनको पहले सोचना चाहिए था कि इस लोकतंत्र में सरकार की प्रतिष्ठा और गरिमा रहनी चाहिए। जनता ने संकेत दे दिया है, इनका विदाई का समय आ चुका है। उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। वहीं प्रदेश बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री जेटली का बयान बड़ी नसीहत है। हालांकि बीजेपी के पास अभी इतना वक्त है जिससे वो जनता का दिल जीत सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश को उसका हक केंद्र से जरूर मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विकास वहां के लोगों का हक है। जी हां, न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के विकास में केंद्र अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। जहां तक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन का पैकेट का सवाल है, वो अलग से इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। उसका बजट के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, वो पैकेट बजट के माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं होता। निश्चित रूप से देखिए, आंध्र प्रदेश की जनता को जो हमने वायदा किया हुआ है और वहां की सरकार को, वो वायदा पूरे रूप से हम लोग निभाएंगे। न्यूज 18 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए आज रात 9 बजे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने 2018 की अंडर 30 लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 29 युवाओं के नाम है जो 30 साल से कम उम्र के हैं और इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है और ये भारत के नए नवनिर्माता साबित होने वाले हैं। इस लिस्ट में मूर्तिकार साहिल नायक को भी शामिल किया गया है। लिस्ट के प्रमुख नामों में क्षितिज मारवा, रंजन बोरडोली, गौरव मुंजाल, रोमन सैनी, हिमेश सिंह और रोहित राम सुब्रमण्यम है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से लगातार फोर्ब्स इंडिया 30 साल से कम उम्र वाले ऐसे 30 युवाओं की लिस्ट जारी करती है जो अलग अलग क्षेत्र में नया मुकाम बना रहे हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 15 कैटेगरीज को शामिल किया गया है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, डिजाइन, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, फैशन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, कला, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और मेडिकल प्रमुख हैं। तो फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट में अलग अलग सेक्टर में जिन लोगों को जगह मिली है उसमें खेल की दुनिया के जसप्रीत बुमराह, हरमनप्रीत कौर, सविता पूनिया, हिना सिद्धू का नाम शामिल है। तकनीक से दुनिया बदलने का दम रखने वालों में राहुल रंजन, राजीव प्रताप सिंह, शंकर नारायणन, देवराजन, प्रशांत गुप्ता का नाम है। तो एनजीओ और सामाजिक सहभागिता के लिए काम करने वालों में अंकित अग्रवाल, करण रस्तोगी, जानवी जोशी और नुपुर किर्लोस्कर शामिल है। फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए
तो इसमें अभिनव पाठक, साकेत बीएसवी, योगेश घाटले, सत्यनारायणन, एक्टिंग करने वालों में मथिला पालकर और भूमि पेडनेकर के नाम शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवादों के चक्रव्यूह में फंसी फिल्म पद्मावत अभी भी राजस्थान में रिलीज नहीं हुई है। पूरे देश में फिल्म रिलीज होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर की सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म नहीं उतार पाई। जहां पर प्रदेश के सभी सिनेमाघर मालिकों ने खुद इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन आज इस जनता कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी जाएगी और फिल्म का एक शो जोधपुर के सत्यम सिनेप्लेक्स में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता देखेंगे। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिस जवानों के तैनात किए जाने की भी सूचना है। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। लगातार विवादों के चक्रव्यूह में फंसी फिल्म पद्मावत राजस्थान प्रदेश में किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं लग पाई। इसका मूल कारण था जनता कर्फ्यू। आज जनता कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता इस फिल्म को प्रदर्शन यहाँ पे देखेंगे। दरअसल डीडवाना के एक थाने में दर्ज रिपोर्ट में ये कहा गया था कि फिल्म निर्माण के दौरान धार्मिक भावनाएं और जनमानस भावनाओं को आहत किया गया था, जिसके चलते आज हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता आइनॉक्स सिनेमा हॉल, जो कि पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित है, यहाँ पर अपने कुछ कर्मचारियों के साथ इस फिल्म को देखेंगे और तय करेंगे कि क्या ये FIR रद्द की जा सकती है या नहीं। हम आपको बता दें कि संजय लीला बंसाली और अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत करना और जनमानस की भावनाओं का आहत करने का आरोप लगाया गया था। इस FIR को रद्द करवाने के लिए संजय लीला बंसाली ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुनवाई करने से पूर्व जस्टिस संदीप मेहता इस फिल्म को देखकर ये तय करेंगे कि क्या धार्मिक भावनाएं आहत हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह व्यस्ततम मार्ग है सोस्ती गेट की तरफ जाने वाला। यहाँ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान लगभग 200 पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस चप्पे चप्पे पर जो है पूरी तरह से जो है सुरक्षा यहाँ पे तैनात की जाएगी, ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। हम आपको बता दें कि करणी सेना सहित कई ऐसे संगठन हैं जो इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ये शपथ ले रखी थी कि राजस्थान के किसी भी सिनेमा हॉल में ये फिल्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो आइनॉक्स सिनेमा हॉल है, ये राजस्थान का ऐसा पहला सिनेमा हॉल बनने जा रहा है जिसमें एक शो पद्मावत फिल्म का दिखाया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के सभी सिनेमाघर के मालिकों ने निश्चय किया था कि फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद भी फिल्म पद्मावत किसी भी सिनेमाघर के सिल्वर स्क्रीन पर नहीं आ पाई थी। अब हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता के आदेश के बाद आज इस फिल्म का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद कल सुनवाई में ये आदेश आ सकता है या फैसला सुनाया जा सकता है कि इस FIR को रद्द करे या नहीं। चंद्रशेखर व्यास, ETV न्यूज, जोधपुर। सोशल मीडिया को लेकर राजस्थान पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है। सूबे के DGP OP गल्होत्रा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पुलिसकर्मियों से सोशल मीडिया पर राजनीति और सरकार विरोधी कंटेंट से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल महकमे के कुछ पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर आला अफसरों समेत सरकार पर भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने यह सर्कुलर जारी किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच कर रही CBI टीम आज मालासर गांव पहुंची, जहां टीम के 13 सदस्यों ने ASP VK शुक्ला के नेतृत्व में FSL टीम के साथ मिलकर बारीकी से घटनास्थल का जायजा लेकर जांच कर साक्ष्य जुटाए। बात भरतपुर की, जहां सुजान गंगा नहर में युवक के डूबने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस और गोताखोरों ने नहर में युवक की तलाश की, लेकिन पुलिस को फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। वायरल वीडियो में नहर में एक युवक डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।